नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे रिनाइसेंस, रिफॉर्मेशन एंड एनलाइटनमेंट। ये तीनों एक के बाद एक होता है। रिनाइसेंस इन टर्न गिव्स टू रिफॉर्मेशन, रिफॉर्मेशन इन टर्न गिव्स टू एनलाइटनमेंट। बीच में एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन वाला भी चीज़ आएगा, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट मतलब रिफॉर्मेशन से साइंटिफिक रेवोल्यूशन आ जाता है, तो इट इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रिफॉर्मेशन। तो हम लोग को ये देखना है कि रिनाइसेंस, रिफॉर्मेशन एंड एनलाइटनमेंट कैसे कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट आप लोग से जो बताया, मतलब खैर साइंटिफिक रेवोल्यूशन को साइड में रखिए, बाद में देखा जाएगा उसको। रिनाइसेंस क्या है? मतलब हम लोग रिनाइसेंस पढ़ते जरूर है, लेकिन इसको एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन करते हैं रेनेसा। ठीक है, ये फ्रेंच वर्ड है जिसको प्रोनाउंस करते हैं रेनेसा। ओके, एंड दिस इज रिफॉर्मेशन, दिस इज एनलाइटनमेंट। इन लोग में कोई टेंशन नहीं है, ये फ्रेंच वर्ड है, दैट इज वाई उन लोग का कुछ भी उल्टा सीधा नाम रहता है। उन लोग रेस्टोरेंट लिखेंगे और पढ़ेंगे रेस्तरां। ठीक है, उल्टे सीधे कार्यक्रम करते रहते हैं। खैर उसमें नहीं जाएंगे, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है ये चीज़ें। और यहीं से आपका स्टार्ट होता है, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का जो आपका सिलेबस है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, इससे पहले की चीज़ें आप लोग को पढ़नी नहीं होती है। यूपीएससी में बहुत लोग, बच्चे लोग को समझ में नहीं आता, तो उन लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री की जो पुरानी पुरानी मोटी मोटी बुक्स है वो सब उठा लेते हैं, जिसमें पुराना डार्क एज वगैरह सब पढ़ाया जाता है। तो वो सब किसी काम का नहीं है, रेलेवेंस नहीं है। इनफैक्ट यूपीएससी ने रिनाइसेंस मतलब रेनेसा जो है यहीं से स्टार्ट कहा है कि यहीं से आपको पढ़ना है। तो इसके बाद क्या क्या होगा वो हम लोग को देखना आता है। ठीक है, दीज आर इवेंट्स। यूपीएससी इनके इवेंट्स के बीच के गैप वाले रीजन चीज़ों को नहीं पूछने वाला, और ना ही इससे पहले के चीज़ों को पूछने वाला, बैकग्राउंड क्या था, कहाँ से ये सब चले आ रहा है। आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि ये सब इवेंट्स हैं क्या, और क्या मतलब क्या इनका आउटकम हो रहा है अल्टीमेटली। ओके, तो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्पस ओनली। ओके, चलिए फटाफट से देखते हैं एक एक चीज को। रेनेसा, रेनेसा का फ्रेंच का मतलब होता है रीबर्थ, मतलब वापस से पैदा होना, वापस से जन्म लेना, दैट इज नोन एज रेनेसा। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 14 टू 17 सेंचुरी के बीच में इसको माना जाता है कि ये यहाँ से यहाँ तक था। ठीक है, इट इज नॉट ए इवेंट, कोई एक एक इवेंट नहीं है, ये एक लंबा चेन ऑफ इवेंट्स हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, और फिर वो अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, रिफॉर्मेशन, एंड अल्टीमेटली विल गिव वे टू एनलाइटनमेंट। ओके, तो ये क्या है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये रेनेसा, व्हाट इज रेनेसा? रेनेसा मीन्स इस समय क्या होता है ना कि जो यहाँ का यूरोप की जो बात कर रहे हैं, यूरोप में लोग अपने पुराने स्क्रिप्चर्स, मतलब जो आपका लैटिन में लिखे हुए जो स्क्रिप्चर्स रहते हैं, ग्रीस में लिखे होते हैं, रोम में लिखे गए होते हैं, उन स्क्रिप्चर्स के ऊपर वापस से मतलब उनको पढ़ना वापस से स्टार्ट करते हैं। देखिए आप लोग को बताता हूँ, 14th सेंचुरी से पहले का जो पीरियड है उसको डार्क एज कहा जाता है। ठीक है, आपके यूरोप का जो पीरियड है उसको डार्क एज कहा जाता है। ठीक है, इस दौरान फ्यूडलिज्म बहुत तेजी से बढ़ता है। इनफैक्ट आप लोग अपना अगर इंडिया में भी देखेंगे तो इस दौरान ही आपका फ्यूडलिज्म बढ़ता है भारत के अंदर। ठीक है, तो फ्यूडल टेंडेंसीज इस दौरान बढ़ती है, और इस समय बहुत मतलब रिग्रेसिव, मतलब आज इन लोग हमारी मजाक उड़ाते हैं कि भाई इंडिया बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है, या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन उस समय इन लोग इतने घटिया स्थिति में थे, इतना घटिया स्थिति में के मतलब बता नहीं सकता। ओके, इतनी घटिया स्थिति में थे। तो यहाँ से इन लोग धीरे धीरे रिवाइवल होता है। क्यों क्यों रिवाइवल होता है वो हम लोग लास्ट में देखेंगे, कॉजेस क्या है रेनेसा के वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन मैं आप लोग को पहले बताना चाहता हूँ कि रेनेसा है क्या चीज़। ठीक है, सो दैट आप लोग वर्ल्ड जो वर्ड्स के जम्बलिंग है उसमें फंस ना जाए, तो आप लोग को समझ में आना चाहिए रेनेसा क्या है। ठीक है, रेनेसा रिफॉर्मेशन से कैसे अलग है, रिफॉर्मेशन एनलाइटनमेंट कैसे अलग है, या रेनेसा एनलाइटनमेंट से कैसे अलग है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस दौरान क्या होगा ना कि पीपल विल स्टार्ट रीडिंग ओल्ड स्क्रिप्चर्स, एंड हमारे जो पुराने दादा परदादा लोग ने जो बड़ी बड़ी काम किए थे उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये यूरोप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंडिया की बात नहीं हो रही है। ओके, तो उस समय जो लैटिन में लिखे हुए स्क्रिप्चर्स वगैरह होंगे वो इन लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि भाई क्या है, इनके बारे में चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। एक्चुअली इसका पढ़ने का जो रूट होता है वो ये होता है कि प्रिंटिंग प्रेस इस दौरान आपकी क्या बोलते हैं, बाय द स्टार्ट ऑफ द 15th सेंचुरी प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अभी तक एक बुक जो किसी मतलब चर्च वगैरह में सेफली रखा गया था, अब उसको हजारों कॉपीज बनाना आसान हो गया।
ठीक है। अब इसको आसानी से 1000 लोग पढ़ सकते हैं, 1000 लोग और 1000 कॉपीज बना देंगे, ठीक है। तो इससे वो और तेजी से बढ़ता जाएगा। लोगों के अंदर जो चर्च बोला सिर्फ उसी के ऊपर रिलायबिलिटी नहीं बनी रहेगी कि भाई आज हमारे चर्च की तरफ से ये कहा गया है तो इसी को ही माना जाएगा, ऐसी नहीं होना, मतलब ऐसा चीज नहीं रहेगा। दिस इज नोन एज रेनेसां कि भाई इससे पहले क्या हो रहा था कि चर्च ने कुछ भी बोल दिया वो हम लोग मान के रहेंगे, वही सत्य है, वही असली चीज है, ठीक है। कि भाई चर्च ने बोल दिया। इनफैक्ट इस समय के अगर कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को बताऊं तो इस समय चर्च बोलता था कि भाई वर्ल्ड जो है वो आपका फोर 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 नहीं 4400 ऐसे कुछ है, मतलब इतने साल, इतने बीसी पहले ही वर्ल्ड अस्तित्व में आया है। इससे पहले वर्ल्ड ना दुनिया, मतलब ये दुनिया नहीं थी, इससे पहले कोई दुनिया नहीं थी, ठीक ठीक है। नेक्स्ट वो बताते वो चर्च इनफैक्ट उस समय ये बोलता था कि भाई वर्ल्ड जो है वो फ्लैट है, ठीक है। अर्थ जो है वो फ्लैट है, वो धरती गोल नहीं है, ठीक है। इट इज ए फ्लैट अर्थ। इनफैक्ट इसको मानने वाले आज भी बहुत सारे हैं। आप लोग फेसबुक ट्विटर वगैरह पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे फ्लैट अर्थ वाले एक ग्रुप बना के रहते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा ग्रुप है उन लोग का, मजा देते हैं उन लोग के साथ कभी चैट करने का ठीक है। खैर, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी चर्च जो मतलब कह देता था कि ये सही, मतलब चर्च ने ये बोल दिया था कि भाई आपको अगर क्या बोलते हैं स्वर्ग में जाना है तो आपको यहाँ से एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इंडल्जेंस, ठीक है। इंडल्जेंस करके एक सर्टिफिकेट होता था, वो आपको खरीदना पड़ेगा चर्च से। चर्च जब आपको ये बेचेगी तभी आप जन्नत जा पाओगे, स्वर्ग स्वर्ग जा पाओगे, ठीक है। दिस वॉज मतलब ये जाने का एक रास्ता हो जाता है। इनफैक्ट अगर कोई परेशान होगा तो उसको चर्च सीधा सीधा बोल देता कि हाँ भाई ये आपके कर्मों का फल है, आपने चर्च को पैसे नहीं दिए, आपने चर्च के साथ ऐसा ऐसा सलूक किया, चर्च के जो मेंबर्स हैं उनके साथ सलूक किया ऐसा ऐसा, आपने इतना ही दान दिया, उतना दान नहीं दिया, तो इसलिए आप भुगत रहे हो, ठीक है। दिस आर द थिंग्स, दैट इज वाई उस समय के जो लोग थे वो भी उसको मानते थे कि हाँ भाई चर्च जो बोला वो सही बोला, क्योंकि इट वॉज अ डार्क एज ना। पीपल उन लोग इतना पढ़ाई लिखाई वगैरह इतना नहीं करते थे, उन लोग को इतना चीज़ों की समझ नहीं थी, इतने एनलाइटेंड नहीं थे, इतना उन लोग को ज्ञान नहीं था, ठीक है। दे वर कम्प्लीटली रिलायड अपॉन चर्च, जो चर्च बोला है वही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इन लोग को ये भी मतलब एक तरीके से हो गया था कि चर्च ने बोल दिया आज खुशी रहने का दिन है तो आज सबके सब खुश रहने वाले हैं, आज दुखी रहने का दिन है तो सारे के साथ दुखी रहने वाले हैं। इस तरीके की मतलब इतना लाइफ, थॉट, रिलीजन, आर्ट, कल्चर सब कुछ इफेक्ट हो रहा था आपके चर्च की वजह से। चर्च इतना पावरफुल था कि जो वो बोलता था वो होता था, ओके। एंड एनीबडी हु वायलेट्स द डिग्री ऑफ द चर्च, जिसने भी चर्च का डिग्री के खिलाफ कुछ भी बोला तो सीधा मार दिया जाता था। इनफैक्ट आप लोग को बता दूं, गैलीलियो गैलीली आप लोग जानते होंगे, जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, वो उनको उन्होंने मतलब बताया कि अर्थ जो है वो वर्ल्ड में अकेला नहीं है, दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं, अर्थ फ्लैट नहीं है, गोला है। ये सब चीज़ें उन्होंने बताया था तो उनको मारा लगा था, ठीक है। तो दिस आर द थिंग जो कि इतने बड़े साइंटिस्ट लोगों को नहीं छोड़े तो फिर कॉमन पब्लिक की क्या बात है, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट इसके इस रेनेसांस से क्या हुआ कि डिक्लाइन हुआ किसका, चर्च के इन्फ्लुएंस का इन द इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द यूरोप, ठीक है। यूरोप के कल्चरल और इंटेलेक्चुअल लाइफ में चर्च का इन्फ्लुएंस कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अब लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, अब लोग ओल्ड स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो लोग देखेंगे कि भाई हम लोग इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करते थे, हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ कॉन्कर करते थे, ये करते थे, वो करते थे। उन लोग देखेंगे कि भाई हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी उस समय बनाए थे, मतलब साइंटिफिक इन्वेंशंस वगैरह किया था हम लोग ने, कौन सा काफ़ी सारी फिलोसफी में हम लोग ने काफ़ी सारी क्या बोलते हैं योगदान दे के रखा है, रिलीजन में बहुत योगदान, आर्ट हम लोग पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छा करते थे, हम लोग बहुत सारे स्कल्पचर वगैरह बनाते थे। तो ये सब चीज़ें उन लोग मतलब पढ़ने लगे तो उन लोग को समझ में आने लगा कि भाई अभी हमारे ऊपर जैसा चर्च का जो इन्फ्लुएंस है इसके वजह से हम लोग एकदम से डम्बू गधे बन के बैठे हुए, हमको इस चीज़ से बाहर आना है, ठीक है। इनफैक्ट चर्च जो बोलता था कि भाई मरने के बाद लाइफ जो है वो आपकी एकदम शांति में हो जाएगी, लाइफ जो होगी वो एकदम शांति में हो जाएगी आपके मरने के बाद। लेकिन रिनाइसेंस के मतलब ये रेनेसा के जो थिंकर्स है उन लोगों ने कहा कि भाई चर्च आप ये बताओ कि कौन जाके देख के आया, कौन लाइफ आफ्टर डेथ देख के आया, डेथ के बाद कौन सी लाइफ है, किसने देख के आया और आपको किसने बताया कि ऐसे ऐसे चीजें होती है। आप मुझे प्रूफ तो दो, आप मुझे रीजन तो दो कि किसने बताया।
जो भी है वो इसी वक्त है, जो भी खुशी है दुख है वो सब कुछ सब धरती पे ही है, बाहर कुछ नहीं है। मरने के बाद ऐसा हो जाएगा, मरने के बाद वैसा हो जाएगा, अरे मरने के बाद जो होगा वो किसने देख के आपको आके बताया था क्या? तो आया तो आप डरे नहीं ठीक है। तो ये सब चीजें थी जो इन लोग मतलब चर्च के मतलब पावर्स को चैलेंज कर रहे थे, उसको ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे थे। ओके, रेनेसा ने एक सबसे कोर आइडिया लेके आया ह्यूमैनिज्म, ठीक है। इससे पहले हर चीज जो था वो डिविनिटी था, ठीक है। डिविनिटी हर चीज का कोर था कि भाई जो भी चीज हो रही है वो भगवान की दया से हो रही है, जो भी चीजें हो रही है वो भगवान के ही आदेश से हो रही है। मतलब कुछ भी आपका बनाया हुआ नहीं है, सब कुछ जो चीजें है वो भगवान का ही चीज है, भगवान ने ही बताया, भगवान ने ही किया है। दैट इज वाई आप ऐसा ऐसा कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है? मतलब घर में अगर बच्चा हो रहा है तो वो भी कि भगवान ने दिया है, दैट इज वाई ऐसा हो रहा है। भगवान अगर बच्चे की डेथ हो जाती है किसी बीमारी के चलते, तो भगवान अब नहीं चाहता कि वो क्या बोलते हैं धरती के ऊपर रहे, इसलिए उसको वापस बुला लिया। दिस वॉज नॉट, मतलब ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं थी। यहाँ पे लोग मतलब भगवान से हर चीज़ को जोड़ते जोड़ते मतलब अपनी पूरी लाइफ ही भगवान के भरोसे छोड़ के रखे थे कि भाई चर्च हमारे पे अत्याचार है, कोई बात नहीं, हम लोग के कर्म कर्म ही ऐसे थे, हमारे घटिया कर्म है जिसकी वजह से हम लोग इस तरीके की चीज़ें झेल रहे हैं, ठीक है। बट रेनेसा ने इसको चेंज किया और ह्यूमैनिज्म को लाया कि भाई मानवतावाद, ठीक है, मानवतावाद जिसको हिंदी में कहा जाता है कि ह्यूमंस आर इंपॉर्टेंट। आपके भगवान वगैरह तो बाद में आएंगे ना, पहले इंसान तो रहेगा, जब इंसान रहेगा तभी तो भगवान आएगा। भगवान अकेले रह के यहाँ पे करेंगे क्या? ठीक है, आम खाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि मतलब जो आप लोग बार बार हर चीज को डिविनिटी 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 करके हम लोग को परेशान करते हो, अरे आपके भगवान है कहाँ पे? आपके भगवान हम लोग को आके बताते क्यों नहीं कि हम लोग ने ऐसा क्या अपराध किया जिसकी वजह से हम लोग को इतना टॉर्चर किया जा रहा है? आप लोग हमारे ऊपर टॉर्चर करते हो तो आपके भी तो कुछ कर्म गलत हो रहे हैं ना। अगर आपके कर्म गलत हो रहे हैं तो आपको क्यों बेनिफिट नहीं, आपको क्यों इतना अच्छा राजकाज मिला हुआ है, आप अच्छे तरीके से बड़े महल जैसे चर्च में रहते हो, वहाँ पे खाते पीते हो और गलत कामों में भी लगे हुए हो, आप इंटेलिजेंस वगैरह के फॉर्म वगैरह पैसे वैसे भरवा रहे हो लोगों से, इतना पैसा लेके बैठे हुए, लेकिन आप लोग को पाप नहीं लगा? पाप सारा हम ही लोग को लग रहा है। हम लोग ने ऐसा क्या कर दिया भाई? आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। तो इस तरीके से लोग क्वेश्चंस करने लगे, इतना ज्यादा उन लोग उनके ऊपर जब क्वेश्चन पूछने लगे, तब चर्च का मतलब वो क्या कहता है सिंहासन हिलने लगा। ओके, Renaissance implied new thinking which was humanistic and rational rather than superstitious। इससे पहले जो हर चीज सुपरस्टिशन, जैसे मैंने बताया कि हर चीज को उसको सुपरस्टिशन डिविनिटी से जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि भाई अब रैशनल थिंकिंग करो कि बच्चा बीमार हुआ है तो उसके अंदर कोई बीमारी आई है, बीमारी क्यों आई है, बैक्टीरिया वायरस फंजाई ये सब कुछ ना कुछ आया होगा जिसकी वजह से ऐसी चीजें हुई है, वो उस बच्चा पैदा हुआ है तो ये कुछ और वजह से हुआ, साइंटिफिक कोई प्रोसेस हुआ होगा उसकी वजह से हुआ है। आप अपने हर चीज भगवान पे टाल दे रहे हो, हर चीज भगवान पे टाल दे रहे हो, दिस इज नॉट द वे आप दुनिया चलाने वाले हो, ठीक है। तो हर चीज को आप सुपरस्टिशियस या डिविनिटी से नहीं देख सकते, आपको देखना पड़ेगा हर चीज को ह्यूमनिस्टिक एंड रैशनल तरीके से। ओके, रेनेसां रिजल्टेड इन ascendance ऑफ लोकल यूरोपियन लैंग्वेज इन लिटरेचर। देखिए इससे पहले क्या था, चर्च का फोकस था लैटिन पे कि भाई लैटिन इज द कोर लैंग्वेज, मतलब आपको लैटिन ही पढ़ना है। कोई भी जो इंपॉर्टेंट मतलब लैटिन इनफैक्ट चर्च की रिजर्व लैंग्वेज थी। चर्च जो लैटिन में बात कर रहा है या लैटिन से जो क्या बोलते हैं लैटिन शब्दों का उपयोग कर रहा है या लैटिन में लिखाई पढ़ाई कर रहा है, तो उसको चर्च मान्यता देता था, उसको ही वर्ड ऑफ द माउथ माना जाता था। इसके बाद सेकंड अगर किसी को आता तो फ्रेंच लैंग्वेज को इतना वैल्यू था कि फ्रेंच एक थी, हालांकि ये भी बहुत ही लेट में आती है, आपके 14th सेंचुरी में नहीं थे, काफ़ी लेट से आती है, लेकिन लैटिन को सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस दिया गया था कि भाई लैटिन इज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स, ये भगवान की भाषा है और इसको ही हम लोग को पढ़ना चाहिए, इसी को हम लोग को समझना चाहिए, ठीक है। कोई भी बुक्स वगैरह लिखे जाएंगे तो लैटिन में लिखे जाने चाहिए और किसी लैंग्वेज में नहीं लिखे जाने चाहिए। बट यहाँ पे धीरे धीरे ये देखा जाएगा कि यूरोपियन लैंग्वेजेस अपने नए नए इवॉल्व होते चले जाएंगे कि जो लोकल लैंग्वेज में लोग आपस में बात कर रहे हैं उसके बेसिस पे लिटरेचर्स बनाना, लैटिन को छोड़ के उनके बेसिस पे बुक्स लिखना, लिटरेचर लिखना, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड मैंने इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस तो बता ही दिया कि अब प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन की बात क्या होगा कि भाई अब नए नए बुक्स आ सकते हैं इन द लोकल लैंग्वेज और वो भी मास प्रोडक्शन किया जा सकता है। पहले एक छोटा सा लैटिन में लिखा हुआ बुक आता था, वो चर्च के पास रखा रहता था, चर्च उसके ऊपर जैसा चाहता था वैसे डिग्री वगैरह समझाता था, उसका इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार किसका था? चर्च का था। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा कि अब लोकल लैंग्वेजेस में भी बुक लिखे जाएंगे तो लोकल लोग उसको पढ़ेंगे और अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन वगैरह निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट पे जाने से पहले आप लोग को ये बता दूं कि रेनेसा का जो पीरियड है कैसे चलता है। रेनेसा रिफॉर्मेशन करवाता है। रिफॉर्मेशन इन टर्न विल गिव वे टू साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन और रिफॉर्मेशन दोनों मिलके बनाते हैं एनलाइटनमेंट। ठीक है, आगे हम लोग सबको एक एक बारी बारी से देखेंगे, तीनों को इसी समय पे कवर करेंगे। ये मैंने जैसे बताया रिफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है रेवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट साइंटिफिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं। अब तो हम लोग ने रेनेसा मतलब रेनेसा देख लिया, अब हम लोग रिफॉर्मेशन देखेंगे, मतलब साइंटिफिक रेवोल्यूशन देखें, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे रिफॉर्मेशन में। ठीक है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या है? ये है आपका ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। क्या आपका जो रिनाइसेंस एरा में जो चीज़ें हुई थी उसके वजह से अब कुछ नया चीज करने के लिए, क्योंकि अब लोग का फोकस क्या हो गया कि रीजन दो, हर चीज का आपको रीजन देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए ये चीज हो क्यों रही है, ये चीज ऐसे क्यों हो रही है। आप ऐसे कुछ भी मतलब आप बोल रहे हो कि हाँ धरती चपटा है, तो आप बताइए कि भाई ये फ्लैट है कैसे, आपने डिड्यूस कैसे किया, आपको पता कैसे चला कि अर्थ इज फ्लैट। आप ये क्यों नहीं डिड्यूस कर सकते कि अर्थ इज ट्रायंगुलर या फिर अर्थ इज स्क्वायर या फिर अर्थ इज सर्कल। आप ऐसा क्यों डिड्यूस कर रहे हैं कि अर्थ इज फ्लैट, आपने ये डिड्यूस किया तो कैसे किया, आप उसका रीजन दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोकस हो जाएगा वो आपका साइंटिफिक रेवोल्यूशन पे हो जाएगा। अब धीरे धीरे लोग साइंस के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करेंगे कि हर चीज का रीजन ढूंढो और साइंटिफिकली उसको प्रूव करने की कोशिश करो। ये इतना ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लेटर पार्ट में ज्यादा बढ़ जाता है। तो अभी फिलहाल पहले रेनेसा होगा, फिर उसका रिफॉर्मेशन, फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन एक छोटा समय पे आएगा, और काफी सारे इन्वेंशन वगैरह जितने भी आपके राइट नाउ इन्वेंशन वगैरह है, मोस्ट ऑफ द इन्वेंशन आपके साइंटिफिक रेवोल्यूशन के समय पे ही होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन ने एक बहुत बड़ा काम क्या किया कि इसने सेल्फ रूल, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इनके ऊपर इतना ज्यादा स्ट्रेस किया अलॉन्ग विथ एनलाइटनमेंट के पीरियड में, कि ये जब एनलाइटनमेंट में जाता है तो इसके वजह से काफी सारे आपके इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड के हिस्ट्री के जो बड़े बड़े रेवोल्यूशन है, आपका अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, ये सब इसी की वजह से होते हैं। साइंटिफिक रेवोल्यूशन की वजह से लोगों के अंदर, मन के अंदर एक चीज आती है कि भाई हम लोग क्यों पिछड़े हुए रह रहे हैं, हम लोग ने ऐसा क्या पाप करके रखा है, और अगर हम लोग ने पाप किया हुआ है तो हमको बताया जाए कि हमारा क्या पाप है, हम लोग उसको सुधारने का तो काम करें। हमको बस बोल दिया जा रहा है कि हाँ आपने पाप किए, दैट इज वाई यू आर फेसिंग सच सच थिंग्स। तो हम लोग ने क्या पाप किया है, हम लोग ने क्या ऐसा गलत काम किया है, और जो मतलब जो हमारे जैसा ही कोई और भी है पाप कर रहा है, उसको क्यों नहीं ये सब चीजें मिले। राजा महाराजा लोग जो बैठे हैं या फिर चर्च के जो फादर वगैरह हैं, वो सब इतना पैसा वैसा लेके बैठे हुए, अमास करके बैठे हुए, वो सारे के सारे क्यों क्या बोलते हैं ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहे हो, और हम ही लोग क्यों इतना भुगत रहे हो। ओके, नेक्स्ट रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन क्या है? ये है एक कैथोलिक समाज के खिलाफ, या जो आपका कैथोलिक चर्च है उसके खिलाफ एक विद्रोह। ठीक है, तो इसमें क्या होगा वो मैं आप लोगों को सिंपल सिंपल बता देता हूँ कि इससे पहले ये था कि भाई आप जितना भी यूरोप के लोग हैं वो आपके सबके सब कैथोलिक हो। ठीक है, आप सबके सब कैथोलिक्स हो, मोस्टली उसमें सब कैथोलिक्स है। ओके, तो आपका हेड कौन है? पोप। पोप कहाँ पे बैठा है? रोम में। ठीक है, रोम इटली में बैठा हुआ है आपका पोप। ठीक है, और वहां से वो पूरे के पूरे यूरोप के कैथलिक समाज के या फिर इसके बाहर के भी जितने कैथलिक समाज है उन सब के ऊपर एक क्या बोलते हैं कंट्रोल बना के रखा हुआ है। इसी का ही जो भी बोलेगा वैसा ही होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया अर्थ फ्लैट बोल दिया तो अर्थ फ्लैट हो चुका है। ओके, उसने बोल दिया इतने समय पहले ही दुनिया में अस्तित्व में आया था, तो दुनिया अस्तित्व में उसी समय पे आया होगा। इसके सिवाय आप कुछ भी अलग से सोच नहीं सकते। ओके, बट ड्यू टू दिस हाई हैंडेडनेस ऑफ द पोप, ये जो पोप का जो हाई हैंडेडनेस ना, इसकी वजह से काफ़ी सारे जो लोकल रीजनल पावर्स थे वो बहुत मतलब तंग आ जाते थे। आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ कि इटली में था रोम। ठीक है, तो इस वजह से लोग इटली को बहुत प्रोमिनेंस देते थे कि भाई इटली इज द मदर ऑफ द पूरा का पूरा यूरोप, या कैथलिक समाज का मदर है। ठीक है, तो दैट इज वाई दे यूज्ड टू रिवर इटली, मतलब इटली का कुछ अगर कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन ना भी होता तो भी उसको इसलिए माना जाता कि भाई उसके अंदर हमारा रिलीजियस हेड बैठा हुआ है। ठीक है, but this was not acceptable for the growing powers like फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड। इन लोग को ये सब बुरा लगता था कि भाई हम लोग क्यों जाए उनके यहाँ पे। कोई भी मतलब राजा महाराजा, इंग्लैंड में कोई राजा महाराजा बनेगा तो वो अपनी मतलब एक डिग्री साइन करके भेजते थे, जो पोप रहते थे वो डिग्री साइन करके भेजते थे, जब तक इन लोग पैसे नहीं भेजते थे। ठीक है, मतलब राजा अपने यहाँ से जब असेंड करेगा थ्रोन के ऊपर तो वो अपने तरफ से कुछ भेंट वगैरह भेजेगा काफी सारा बक्से में भर भर के, और
फिर वो उसको देखेंगे और उसके बेसिस पे वो डिक्री साइन करके देंगे कि हाँ भाई ये जो मैं साइन करके दे रहा हूँ ये रिकॉग्नाइज करता है कि आज से ये जो भी किंग चार्ल्स है, किंग प्रिंस वगैरह जो भी है, ये आज से इंग्लैंड के नए राजा या महारानी बन गया। ओके, इस तरीके से चीजें होती थी। मतलब अल्टीमेटली किसका रूल चल रहा है? पोप का रूल चल रहा है। पोप ने जो बोल दिया वो ज्यादा हो गया, जबकि काम कौन कर रहा है? मेन आपके राजा महाराजा लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर सबसे कौन बैठा हुआ है? आपका पोप बैठा हुआ है, ठीक है। तो दिस वाज द रीजन कि जो लोकल किंग्स वगैरह थे वो इसको मतलब एक बुरा मानते थे कि यार हम लोग को बार बार इटली में क्या बोलते हैं अपना सारा का सारा पैसा भेजना पड़ता है, इटली हमारे पैसे से फल फूल रहा है, पोप हमारे पैसे से फल फूल रहा है, और हम लोग एक छोटे से सर्टिफिकेट का इंतजार करते हैं, जबकि हमको चुना गया है, हमारा हेरिडेटरी राइट है, या हमारी जनता हमारे साथ है, लेकिन फिर भी हम लोग को सर्टिफिकेशन कहाँ से मिलता है? वैलिडेशन का, कि भाई पोप ने जब तक वैलिड नहीं किया तब तक आप वहाँ के किंग नहीं हो, आप वहाँ के क्वीन नहीं होने वाले। ओके, तो दैट इज वाई बड़े बड़े आपके जो पावर्स थे, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब बोलते थे कि भाई हम लोग को ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे देख रहे थे। इसमें एक प्रोमिनेंटली आते हैं एक मार्टिन लूथर, ठीक है। ये एक मॉन्क होते हैं आपके जर्मनी के, एक उस टाउन का याद नहीं, गांव का नाम याद नहीं आ रहा, उस गांव में ये एक मॉन्क होते हैं, और वहाँ पे ये मतलब ये काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। तो ये लेटर ऑफ इंडल्जेंस के ऊपर काफ़ी मतलब इनको पढ़ते पढ़ते मतलब इतनी घृणा आ जाती है, इतना गंदा लगता है इनको कि भाई हम लोग भगवान के पास भेजने के लिए या जन्नत भेजने के लिए, हेवन भेजने के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं? लेटर ऑफ इंडल्जेंस भेज रहे दे रहे हैं, जबकि एक्चुअली में इसका कोई वैल्यू है क्या? नहीं, इसका सिर्फ और सिर्फ हम लोग पैसे ले रहे हैं, और कोई ऐसा तो है नहीं कि भगवान से सीधा कांटेक्ट होके आ रहा है और हम लोग उस लेटर को यहाँ से लेके वहां पे भगवान के पास भेजने वाले हैं। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। तो जब ऐसा हो नहीं रहा तो पब्लिक पे कर क्यों रही है? ये लेटर ऑफ इंटेलिजेंस हम लोग दे क्यों रहे हैं? ये इन लोग इनके समझ में नहीं आया, इनको बुरा लगने लगा कि भाई चर्च राइट ना कितना ज्यादा करप्ट हो चुका है, इसके अंदर इतना करप्शन बढ़ चुका है कि हम लोग किसी को ये उम्मीद दिलाने के लिए कि भाई उनका जो इनफैक्ट जो मर जाते थे उनके लिए भी लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस खरीदे जाते थे कि भाई हम आपके मैं अपने दादाजी के लिए या इनके लिए जो भी है जिनके लिए, वो उनके लिए मैं लेटर ऑफ इंटेलिजेंस खरीदता हूँ कि इनकी आत्मा जो है वो जन्नत जाए, उनकी आत्मा जो है वो स्वर्ग जाए, हेवन में जाए, ठीक है। दिस वॉज द थिंग कि इससे इनको घृणा होने लगी। भाई एक तो उनके यहाँ पे ऑलरेडी मौत हो चुकी है, डेथ हो चुका है, ये इतनी बुरी चीज हो चुकी है, ऊपर से चर्च उसका भी फायदा उठा रहा है, उसमें भी छोड़ नहीं रहा, और इनसे लेटर ऑफ इंटेलिजेंस खरीदवा रहा है, और फिर उसके बाद पैसे लेके क्या हम लोग भगवान के पास भेज रहे हैं क्या? नहीं, वो तो लेटर ऑफ इंटेलिजेंस हम लोगों ने बेच दिया, पैसा कहाँ रह गया? हमारे पास रह गया। और वो जो लेटर ऑफ इंटेलिजेंस था वो क्या था? एक छोटा सा पेपर, वो पेपर पता नहीं कितने समय तक उनके पास रहने वाला है, उसके बाद वो खराब ही होने वाला, ठीक है। और हम लोग ने बोल दिया कि हम लोग ने भगवान से बात कर ली है, भाई भगवान आपको स्वर्ग में भेज देंगे, ठीक है। भगवान आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनको स्वर्ग में भेज देंगे। एक्चुअली में हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि ये तो मॉन्क थे ना, ये तो इंटरनल सब कुछ देख रहे थे, तो इनको समझ में आ रहा कि झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठने का ये तरीका है, ठीक है। एंड सॉरी, पूरे यूरोप में ही नहीं, पूरे कैथलिक समाज में जहां पे भी लेटर्स ऑफ इंटेलिजेंस खरीदा बेचा जाता था, उसका एक बड़ा चंक आता था आपके इटली में। दैट इज वाई उस वहाँ के जो राजा थे, जर्मनी के जो राजा थे, वो मतलब उस समय प्रशिया हुआ करता था। तो प्रशिया के जो राजा थे उनको ये सब चीज़ें बहुत ही डिस्गस्टिंग लगती, खराब लगता था कि भाई हम लोग को बार बार हर चीज़ के लिए चर्च से मांग करनी पड़ती है, हर बार चर्च से मांग करनी पड़ती है। तो जब मार्टिन लूथर जो कि जर्मनी में थे, उन्होंने इस तरीके से मतलब विद्रोह का एक भाव किया। इनफैक्ट उन्होंने अपने चर्च के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, उसके ऊपर मतलब जो भी अच्छी अच्छी बाइबल की कोट्स थे वो सारा का सारा 10 कमांडमेंट्स जो था वो यहाँ पे प्रिंटेड करके लिख के खुद से हाथ से उन्होंने प्रिंट करा दिया कि भाई 10 कमांडमेंट्स यही सिर्फ बोलता है, ऐसा कुछ भी मतलब लेटर ऑफ इंटेलिजेंस वगैरह की बात बाइबल में नहीं की गई है। ये चर्च का सिर्फ धोखाधड़ी का काम है, करप्ट लोग भरे पड़े हैं, वही उन लोग सारा का सारा पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, आपको ये सब नहीं करना है। दैट उन्होंने जब ऐसा रिवॉल्ट किया तो वहाँ के जो किंग थे उनको एक मौका मिल गया। उन्होंने क्या किया? तुरंत उन्होंने कह दिया कि भाई वी एस्टैब्लिश आवर ओन चर्च, जिसको कहा गया प्रोटेस्टेंट चर्च। प्रोटेस्ट आप लोग समझ सकते हैं, प्रोटेस्ट मतलब विद्रोह करना, ठीक है। तो हम लोग प्रोटेस्टेंट हैं, हम लोग आपके कैथलिक चर्च के प्रोटेस्टेंट हैं, हम लोग उसके प्रोटेस्ट में कर रहे हैं, तो दैट इज वाई वी हैव द प्रोटेस्टेंट चर्च, ठीक है। इनफैक्ट ये इतना तेजी से फैला यहाँ पे, जब जर्मनी ने ऐसा कर दिया तो उसके बाद ये इतना तेजी से फैलने लगा कि इंग्लैंड की उस समय क्वीन एलिजाबेथ थी, उन्होंने तुरंत डिग्री साइन कर दिया कि भाई
हम लोग आज से इटली के जो चर्च है उससे हम लोग अपना कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाले, रोम के साथ हम लोग कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाले। अब हमारा खुद का चर्च होगा और उस चर्च के बेसिस पे ही हमारा सारा का सारा साम्राज्य वगैरह चलने वाला है। अब किसी और से हम लोग को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ प्रोटेस्टेंट चर्च को ये आदेश भी दे दिया गया वहाँ के रेस्पेक्टिव किंग लोगों ने कि जो हमारी लोकल लैंग्वेज है उसमें बाइबल्स को अनुवाद कराइए। क्यों? क्योंकि अब हम लोग को ये चाहिए कि लैटिन में ना पढ़ा जाए, क्योंकि अब रोम का हम लोग ने सत्ता छोड़ दिया। तो वी वांट कि बाइबल हमारे लोकल लैंग्वेज में हो, सो दैट हमारी जो कॉमन पब्लिक है उसको इस समझ में तो आए कि वो किस बेसिस पे इतना हम लोग उनके ऊपर काम कर रहे हैं, या बाइबल है क्या चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम लोग उनको पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं, उनके लोकल लैंग्वेज में भी उनको एक्सेस करने नहीं दे रहे हैं। एंड हम लोग जैसे चाह रहे हैं वैसे करवा रहे हैं, ठीक है। लेटर ऑफ इंडल्जेंस, करप्शन वगैरह हर चीज जैसा हमारा मन कर रहा है वैसे हम लोग करवा रहे हैं इन द नेम ऑफ बाइबल, जबकि बाइबल में ऐसी चीजें लिखी ही नहीं गई है, ठीक है। तो दैट इज वाई लोकल लैंग्वेजेस में इनका ट्रांसलेशन वगैरह स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, लोकल लैंग्वेज ने एक और बड़ी चीज कर दी, क्या कि इन लोग को ये समझ में आने लगा कि हम लोग कैसे नेशनलिज्म, मतलब इनका जो नेशनलिज्म की भावना थी वो बढ़ने लगी। कि भाई जो जर्मन लैंग्वेज में अगर बाइबल पढ़ रहा है या जर्मन उसकी लैंग्वेज है और जर्मन में पढ़ रहा है तो उसको समझ में आया कि वी बिलोंग टू ए जर्मनी, ठीक है। हम लोग एक जर्मन देश से बिलोंग करते हैं, हम लोग एक लोग हैं, जितने भी जर्मन लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं वो जर्मन लोग कहे जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से उनके अंदर एक नेशनलिज्म की भावना भी पैदा होगी कि भाई हमारा एक अलग लैंड है। हम लोग इटली से क्यों अलग है? क्योंकि वी बिलोंग टू जर्मनी, हम लोग जर्मन लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज है, ठीक है। तो वी आर नॉट लैटिन लैंग्वेज पर्सन, ठीक है। हम लोग इसके लिए रोम के नहीं है, हम लोग इटली के इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग जर्मन्स है, या इंग्लिश हम लोग इसलिए हैं क्योंकि हमारा अलग से कोई लैंग्वेज है, ठीक है। दिस वॉज द थिंग, दैट इज वाई यहाँ का नेशनलिज्म, नेशनल कॉन्शियसनेस वगैरह भी बहुत तेजी से बढ़ता चले गया है। और इसी के आगे ऐसा देख, इसी की वजह से आगे चल के काफ़ी सारे छोटे छोटे प्रिंसिपल स्टेट्स वगैरह बनते चले जाएंगे बेस्ड अपॉन द लैंग्वेज, और फिर अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर वगैरह भी इसी वजह से भी होगा। ओके, खैर आते हैं। रीजन वॉज पॉपुलराइज अमॉन्ग मोस्ट मोर इम्पॉर्टेंट देन रिलीजन, ठीक है। रीजन को ज़्यादा तवज्जो दी गई ऑन द अदर हैंड ऑफ रिलीजन। रिलीजन का बेस पीछे चला गया कि भाई आप कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी चीजें बोल रहे हो उसका रीजन दो। जैसे यूपीएससी बोलता है कि भाई आप कुछ भी अगर लिख रहे हो तो उसको फैक्ट के साथ उसको सब्सिडाइज करो, उसको सप्लीमेंट करो, तभी उनको मतलब उसको वैलिड माना जाएगा। आप बस ऐसे लिख के चले जा रहे हैं कि हाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है, तो दैट इज नॉट द आंसर। आपको लिखना पड़ेगा कि भाई इतना इतना परसेंटेज के साथ नए आंकड़े बता रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इज राइजिंग, दिस इज हाउ द आंसर इज रिटन। ओके, तो इसके वजह से क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे करके हाफ ऑफ द यूरोप, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 17th सेंचुरी आते आते हाफ ऑफ द यूरोप के पास अपना खुद का प्रोटेस्टेंट चर्च था। मतलब अभी तो शुरू शुरू में एक दो के पास था, फिर उसका धीरे धीरे करके प्रोटेस्टेंट चर्च वगैरह पूरे फैल जाएंगे, हर जगह पे प्रोटेस्टेंट चर्च वगैरह बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो दिस वॉज द रिफॉर्मेशन। अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ द रेनेसा, रेनेसा के फैक्टर्स, ठीक है। अभी आपको ये मैंने बता दिया कि रेनेसा क्या था, रिफॉर्मेशन क्या था, और साइंटिफिक रेवोल्यूशन क्या था, वो मैंने बता दिया। लास्ट में हम लोग देखेंगे एनलाइटनमेंट क्या है, पहले ये सब चीजें हम लोग को देख लिया हम लोग ने। ओके, अब फैक्टर्स ऑफ द रेनेसा क्या है वो मैं दिखाता हूँ। फर्स्ट, डाउनफॉल ऑफ द फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म का डाउनफॉल, मैंने आपको बताया कि डार्क एज खत्म होने को जब आता है तो डार्क एज का खत्म स्टार्ट इसी से होता है कि लोगों को दिमाग में ये आना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई हम लोग जो है हमारे पे अत्याचार हो रहा है, ठीक है। एंड फ्यूडलिस्टिक टेंडेंसीज जो होती थी वो क्या होती थी कि उससे उससे क्या होता था, हर एक लोग अपने अपने छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज में रह जाते थे। व्हाट इज फ्यूडलिज्म? सिंपल आपको बताऊं कि एक बड़ा सा समझ लीजिए एक ट्रैक्ट ऑफ पूरा का पूरा लैंड है, सपोज कीजिए कोई एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कोई एक डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने पकड़ लिया और मतलब राजा ने पकड़ लिया और एक व्यक्ति को बोल दिया, रॉयल अपने किसी भी फ्यूडल लॉर्ड को, कि भाई ये पूरा का पूरा जो ट्रैक्ट है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये आपका हो गया, आज से इसकी रेवेन्यू वगैरह लेना आपका जिम्मेदारी है, अपना खर्चा वर्चा निकाल के आप बाकी पैसा मुझे दे देने वाले। ओके, तो ये जो यहाँ के जो लोग रहेंगे वो हमेशा आपस में ही सब कुछ उनका रहेगा कि भाई हम लोग आपस में सब मिलजुल कर रहे, भाई बहन की तरह रह रहे। बाद में जब ये फ्यूडलिज्म खत्म होगा तब इनको पता चलेगा कि अरे जो लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ वही लैंग्वेज बगल वाला भी बोल रहा है, जो लैंग्वेज
बगल वाला बोल रहा है, उसके बगल वाला भी वही लैंग्वेज बोल रहा है, खाना भी वही खाता है, कपड़ा भी वैसे ही पहनते हैं। तो हमारे उसमें फर्क क्या रहेगा? अब जो हम लोग ये सोचते हैं कि भाई उनका फ्यूडल लॉर्ड हमारा फ्यूडल लॉर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग सब के सब सिर्फ और सिर्फ गुलामी निभा रहे हैं पूरे के पूरे क्या बोलते हैं किंग्स लोगों का। और एंड दिस फ्यूडल लॉर्ड्स आर जस्ट द पपेट्स जो कि हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। होप करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है कि इन लोग के दिमाग में ये सब चीजें आने लगेगी भाई। ये फ्यूडलिज्म जो है हम लोग को एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ और हम इम्प्रोविश करता चला जा रहा है। हमारा जो हमारा क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन करता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई राजा को तो जो चाहिए वो चाहिए, उसके बाद ये फ्यूडल लॉर्ड जो हमारे सिर पे बैठे हुए वो भी हमसे एक्सट्रैक्ट करके ले रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई इन लोग के दिमाग में आ गया कि भाई ये फ्यूडलिज्म शुड गो। एंड अल्टीमेटली जब धीरे धीरे करके फ्यूडलिज्म जाने धीरे धीरे चले जाने लगता है तो इन लोग के अंदर एक भावना आती है, क्या रेनेसा की भावना आती है कि भाई हम लोग को धीरे धीरे, क्योंकि अब उन लोग के ऊपर बर्डन ऑफ द जो मतलब रेवेन्यू का है वो बर्डन वगैरह धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, एक एक लेयर बीच में से निकलता चला जाएगा, तो उनके पास पैसे और रहेंगे टू इन्वेस्ट। इन्वेस्ट किस में करेंगे? अपनी पढ़ाई में, अपने खेती बाड़ी में, अपने साइंटिफिक रेवोल्यूशंस में। तो उससे वो नया नया चीजें आता स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ क्रूसेड्स। क्रूसेड्स क्या होता है? क्रूसेड्स एक्चुअली क्रिश्चियन और मुस्लिम वर्ल्ड के बीच में, मतलब दोनों धर्म के बीच में लड़ाई चली थी 11th सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी के बीच में। काफ़ी यहाँ पे मारा काटी दोनों तरफ से हुआ था, काफ़ी बुरी तरीके से हुआ था। अल्टीमेटली जो क्या बोलते हैं इस्लाम होता है वो जीत जाता है। एंड इसका जीत का जो मतलब रीजन रहता है वो आपका ओटोमन साम्राज्य का, मतलब टर्की जो है, राइट ना जो टर्की है वहाँ की बात की जा रही है। वहाँ पे वहां पे मुस्लिम लोगों की जीत के साथ ये माना जाता है क्रूसेड्स गॉट ओवर, ठीक है। हर एक जगह पे मतलब यही माना गया कि भाई सिंस द टर्की फॉल्स टू द मुस्लिम वर्ल्ड या इस्लामिक वर्ल्ड को फॉल कर जाता है, दैट इज वाई हम ये क्रूसेड जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इनफैक्ट इसके बाद भी क्रूसेड चलता रहता है हर एक लेवल पे धीरे धीरे, मतलब इतना हेटरेड रहता है क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स के बीच में कि कहीं पे भी जहाँ पे मुस्लिम्स हैं वहाँ पे क्रिश्चियंस नहीं रह पाते थे, जहाँ पे क्रिश्चियंस रहते थे वहाँ पे मुस्लिम्स नहीं रह पाते, ठीक है। तो खैर जो रोमन साम्राज्य है वो पूरे की पूरा टूट जाता है। क्यों? क्योंकि आपका ये क्रूसेड्स की वजह से, और इसमें जीत हो जाती है मुस्लिम वर्ल्ड की। ओके, तो रोमन साम्राज्य टूट के एक छोटा छोटा हिस्सा बन के रह जाता है। ओके, नेक्स्ट, डाउनफॉल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ चर्च। मैंने आपको जस्ट बताया कि भाई रेनेसा के आने की वजह से, रेनेसा या फिर जो आइडियाज या जो आपके क्रूसेड्स की वजह से जो लोग वापस भाग के क्या बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज के या लैटिन लैंग्वेज के जो स्क्रिप्चर्स वगैरह लेके आएंगे, जिसको कॉमन पब्लिक पढ़ना स्टार्ट करेगी एंड उसका काफ़ी सारा पब्लिकेशन होगा, उसको ज़्यादा सारा प्रिंटिंग प्रेस की मदद से काफ़ी सारा पब्लिश करके लोगों के अंदर पढ़ाया जाएगा, उसकी वजह से इन्फ्लुएंस ऑफ द चर्च फॉल करना स्टार्ट करेगा। साथ ही साथ इसी के साथ और भी एक चीज़ होती है कि क्रूसेड्स में जो हार होती है उसमें क्रिश्चियन वर्ल्ड को समझ में आ जाता है कि भाई ये चर्च के अधीन हम लोग कब से रह के मतलब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। क्रूसेड्स क्रूसेड्स क्रूसेड करके इन्होंने नाम दिया कि हाँ ये हमारा क्या बोलते हैं एक तरीके से हमारा धार्मिक आंदोलन है, हमारा धार्मिक वो जैसे इस्लामिक वर्ल्ड में बोलते हैं ना जिहाद है, ठीक है। तो इन लोग ने भी वही है, क्रूसेड क्रूसेड का मतलब वही है, जिहाद इज इक्वल टू जिहाद है कि भाई हम लोग को अपने धर्म को बचाना है, हम लोग को अपने धर्म को बचाना है। ऐसा करके हम लोगों ने लड़ाई किया इनके, मतलब जितने भी आपके बड़े बड़े क्या बोलते हैं फाइटर्स थे, जितने भी बड़े बड़े किंग महाराजा वगैरह थे, वो चर्च के पीछे खड़े होकर लड़ाई कर रहे थे। चर्च उनको को गाइड कर रहा था और वो लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली चर्च बैकड आउट की, चर्च तो हार ही गया, ठीक है। क्रूसेड्स में हार हुई इनकी और चर्च ने बोला कि भाई ये सब आप लोग की गलती है, आप ही लोग ने ठीक से नहीं किया, आप ही लोग ऐसे ऐसे कर रहे थे, हम लोग हार गए, आप लोग की गलती थी। तो इससे लोगों के अंदर एक रोष पैदा होने लगा और सबके सबके मन में ये डर भी पैदा मतलब एक क्या बोलते हैं चर्च के ऊपर से जो विश्वास था वो भी उठने लगा कि भाई चर्च तो बोला था हम लोग जीत जाएंगे, हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आपने हमसे काफ़ी सारे लेटर्स वगैरह भी साइन करवा के लिए कि भगवान से हम लोग मांग करेंगे कि भगवान हम लोग को जिता दो, हम लोग को जिता दो। भगवान की तरफ से आदेश भी आया है, हम लोग ने पैसे वगैरह सब भरे हुए हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग आप ही लोग जीतने वाले हो, आप ही लोग जीतने वाले हो। अल्टीमेटली एक्चुअली में ये सब चीज़ें हुई थी, मैं आप लोग को बता रहा हूँ ना कि उस समय ऐसा हुआ था कि वहाँ के पोप वगैरह को पैसे दिए जाते थे कि भाई आप भगवान से मांग करो कि हम लोग को जिता दिया जाए क्रूसेड्स वगैरह में, ठीक है। तो दिस वॉज द थिंग। और एक्चुअली में इन लोग पैसे वैसे भरते भी थे कि हाँ भाई हमारा राज ना चला जाए, उससे बेटर था कि पैसे वैसे भर के काम चला लो, ठीक है। और अल्टीमेटली हार भी जाते हैं बुरी तरीके से और इनका जो एरिया रहता है वो भी जीत लिया जाता है, कोई और पावर आके वहां पे राज करना स्टार्ट कर देते। तो इसके वजह से चर्च के ऊपर से जो क्या बोलते हैं विश्वास होता है वो टूट जाता है और चर्च का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोग्रेसिव रूलर्स एंड नोबल्स। इसी समय पे
ड्यू टू सम रीजन, ऐसा जो नहीं कि इसी वजह से कुछ कोई और रीजन हुआ होगा, पढ़ाई की वजह से भी हो सकता है कि उस समय काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की चीज़ें आ जाती है। एंड अदर थिंग, ये सब क्रूसेड्स वगैरह में जो हार होती है उसकी वजह से भी कहा जा सकता है। एंड चर्च का जो डाउनफॉल है उसको भी माना जा सकता है कि इन सब की वजह से जो किंग होता है, जो उस समय के लीडर्स होते हैं, जो उस समय के रूलर्स होते हैं, उन लोग के दिमाग में नई नई चीज़ें आने लगती है कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने अपनी जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, जिन्होंने हम लोग को इतना प्यार दिया है, हम लोग सम्मान दिया है, हम लोग उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। किसके कहने पे? चर्च के कहने पे, चर्च के कहने पे कर रहे हैं। और चर्च हम लोग को ले जाकर क्रूसेस में हरवा के चला आता है, ठीक है। हम लोग से पैसे वैसे भी लिए कि भाई आप लोग ये लेटर साइन करके दे दीजिए, आप लोग इतने इतने पैसे पे करके दे दीजिए, हम लोग भगवान से बात करेंगे एंड भगवान विल मेंटेन, मतलब मेक श्योर कि आपकी ही विजय हो, ठीक है। एंड अल्टीमेटली वी फेल, और सारा का सारा हमारा एरिया जो था वो भी चला गया किसी और के पास, ठीक है। तो इन लोग के अंदर एक भावना आती जाती है कि हम लोग को अब अपने आप से कुछ करना पड़ेगा, इन लोग के भरोसे नहीं रह सकते। एंड अदर थिंग आप लोग को बताया, जो मैंने अभी जस्ट बताया कि भाई जो रिफॉर्मेशन में हुआ कि काफ़ी लोग इस चीज़ से भी डिस्गस्टेड थे कि भाई हम लोग को हर चीज़ के लिए पैसे भरने पड़ते हैं, इटली को भेजने पड़ते हैं, रोमन साम्राज्य या रोम को भेजना पड़ता है, पोप के पास भेजना पड़ता है, हमारा ताशपोशी हो रहा है, हम राजा बन रहे हैं, हम रानी बन रहे हैं, लेकिन हमको पैसे या क्या बोलते हैं लेटर ऑफ जो क्या बोलते हैं रिकॉग्निशन है वो कहाँ से आ रहा है? पोप की तरफ से आ रहा है। तो दिस वाज नॉट द थिंग कि इन लोग को पसंद नहीं आ रहा था, तो दे वर मोर प्रोग्रेसिव, वो चाहते थे कि कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, ओके। नेक्स्ट, इसी समय पे ज्योग्राफिकल डिस्कवरी स्टार्ट होती है। तो ये इसी समय पे भाई ऐसे हेनरी 14th, हेनरी 15th, ये सब लोग आते हैं जो कि मतलब क्या करते हैं कि काफ़ी सारे ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के ऊपर काम करते हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ था, हम लोग ने देखा भी था एडवेंट ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया में भी मैंने बताया था कि भाई क्यों लोग आए थे, क्योंकि इस समय क्या बोलते हैं आपका ओटोमन साम्राज्य जो होता है वो आपका बीच में टर्की का रीजन पूरा का पूरा अधिया लेता है। ये मेरे ख्याल से 1453 की घटना है, जब ओटोमन साम्राज्य पूरा का पूरा टर्की को अपने कब्जे में ले लेता है। ऑटोमन डायनेस्टी वो टर्की को अपने अधीन ले लेता है। तो यहाँ से जो आने जाने का रास्ता था, ठीक है, यूरोप से लेके जो एशिया में आने का या फिर इंडिया में आने का जो रास्ता था वो ब्लॉक कर दिया जाता है इन ओटोमन किंग्स की वजह से। और ये बोलते हैं कि बड़ी बड़ी रकम मांगते हैं कि हाँ इतना हम लोग को टोल टैक्स दो, इतना हम लोग को चुंगी टैक्स दो, तभी हम लोग आपको जाने देंगे, आने देंगे, तभी आप लोग। तो दैट इज वाई इन लोग सोचते हैं कि भाई अब हम लोग क्या करें, दूसरा अल्टरनेटिव रूट निकाले, ठीक है। अल्टरनेटिव रूट के चक्कर में आप लोग जानते हैं कि अमेरिका की खोज होती है, वेस्ट इंडीज़ की खोज होती है, साउथ अमेरिका की खोज होती है, ब्राज़ील वगैरह सब की खोज होती है, इंडिया की खोज होती है। मतलब इंडिया की खोज नहीं होती, इंडिया तो ऑलरेडी था, रूट की खोज होती है, ओके। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इस समय इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी आती है साथ ही साथ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ना प्रोग्रेसिव होते चले जाते हैं, खासतौर से इंग्लैंड में ऐसा होता है। इंग्लैंड की एक खास बात ये होती है कि इंग्लैंड एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। आइलैंड कंट्री होने की वजह से उसको सिर्फ अपने नेवी के ऊपर ध्यान देना था, ठीक है। नेवी के ऊपर ध्यान देना था, और थोड़ी सी उसकी जो मिलिट्री थी वो आपके स्कॉटलैंड एंड वेल्स वगैरह के अंदर दबदबा बना के रखती थी, ओके। नेक्स्ट, इसने अपनी नेवी को बहुत मजबूत बना कर रखा था, दैट इज वाई इट वॉज सेक्लूडेड आउटसाइड द यूरोप। यूरोप से बाहर होते भी यहाँ मतलब एक तरीके से उसका हस्तक्षेप रहता था, और यहाँ के पॉलिटिक्स वगैरह से दूर रहता था, ठीक है। तो दैट इज वाई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता था। साथ ही साथ इसके पास जमीन कम थी और पॉपुलेशन इसका ग्रो कर रहा था, ठीक है। तो इन्होंने कुछ मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन एक आता है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन में इन लोग, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ, इन लोगों ने एक नया तरीका सीखा कि हम लोग क्या बोलते हैं हर साल जो क्रॉप्स वगैरह कैसे उगाएंगे। तो उन लोग क्या करते थे कि वहाँ पे ठंडी के समय पे क्रॉप्स वगैरह नहीं उगा सकते ना, तो उन लोग क्या करते थे अपने पूरे फील्ड को ना चार चार पार्ट में बांट देते थे। एक में उन लोग राई, एक RYE करके एक चीज़ है उसको उगाते थे। एक में ग्रेन्स वगैरह उगाते थे। एक में क्या बोलते हैं उन लोग हैन वगैरह के लिए हैन मतलब जो उनकी पोल्ट्री वगैरह होती थी, या केटल्स, अगर उन लोग कैटल्स वगैरह पालते होते थे उनके लिए खाना वगैरह उगाते थे। एंड फिर एक रीजन जो रहता है उसको खाली छोड़ देते थे, ठीक है। नेक्स्ट ये उन लोग क्या करेंगे, ऐसा ही इसको रोटेट कर देंगे। यहाँ जो क्या बोलते हैं जो इन्होंने मतलब खाली छोड़ा था वो इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे राई हो जाएगा, यहाँ पे कैटल्स लोग के खाना, और दूसरी जगह पे ग्रेन वगैरह या कुछ भी हो सकता है, ओके। इस तरीके से चीज़ें करते करते ना इन लोग का मतलब साल भर अच्छी तरीके से खेती होती थी, और कभी भी इन लोग को फैलो रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो इसके वजह से क्या होता था, इनकी उपज वगैरह भी हर साल बढ़ती चली जाती थी और अच्छा होता था। तो धीरे धीरे इनके अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सॉरी,
आ रही थी। साथ ही साथ जितना ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें आती जाती, सरप्लस प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होता उतना ज़्यादा इन लोग मार्केट में लेके जाते, मार्केट में लेके जाते तो इन लोग को पैसे भी उस हिसाब से मिलते, पैसे ज़्यादा मिलते तो इन लोग एक्सपोर्ट वगैरह भी करते थे, आसपास के लोगों को बेचते भी थे, फ्रांस वगैरह में एक्सपोर्ट किया जाता था। एंड इसी के साथ इस समय पे बैंकिंग सुविधा वगैरह भी इस समय बन के आती है कि भाई लोग ट्रेडर्स बन जाते हैं, कुछ कुछ लोग उसमें बैंकिंग वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, कुछ कुछ उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम शुरू कर देते हैं। तो दिस इज हाउ द इकोनॉमी स्टार्ट्स टू बूम, ठीक है, धीरे धीरे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आना स्टार्ट होती है, इंग्लैंड में आना स्टार्ट होती है तो उसका कॉपी होता होता है बाकी बाकी स्टेट्स में भी आना स्टार्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जो मैंने आपको जस्ट बताया कि इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। क्या इसने क्या कर दिया कि जो चीजें अभी तक एक रीजन में सिर्फ रह सकती थी या एक घर के अंदर सिर्फ रह सकती थी, उसको 1000 घर में पहुंचाने का काम कर दिया कि भाई जो चर्च के पास एक लैटिन में लिखी हुई एक बाइबल है, उसको हम लोग अब हजारों बाइबल में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को अलग से बैठ के लिखने की जरूरत नहीं है, ये प्रिंटिंग प्रेस में आपने डाला और एक ही दिन में 2500 कॉपी उसको निकाल के खत्म कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, 25 लोग अब पढ़ने वाले, पहले एक ही लोग पढ़ने वाले थे और अपने मन का इंटरप्रेट करने वाले थे, यहाँ पे आप 25 लोग पढ़ेंगे और अपने मन मर्जी से उसको इंटरप्रेट करने वाले। तो दिस इज हाउ द प्रिंटिंग प्रेस डिड द जॉब टू एनलाइटन मोर एनलाइटनमेंट करने का। ओके, नेक्स्ट फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल, तो मैंने जो बताया ओटोमन जो डायनेस्टी थी उसने जो क्या बोलते हैं टर्की के ऊपर पूरा का पूरा क्या बोलते हैं राज किया था, आधिपत्य कर लिया था। दैट इज नो दैट इवेंट इज नोन एज फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल एक्चुअली में जो इस्तांबुल राइट नाउ है, ठीक है, इस्तांबुल जो शहर है उसको कॉन्स्टेंटिनोपल उस समय बोला था, ठीक है, इस्तांबुल, ठीक है। तो इस्तांबुल वाज द कैपिटल ऑफ उस समय में जो क्या बोलते हैं सेकेंडरी कैपिटल था आपका रोमन साम्राज्य का, जिसको पूरी तरीके से ऑटोमन साम्राज्य ले लेता है, ठीक है, अपने अधीन ले लेता है और यहाँ पे उनको अपना कैपिटल बना लेता है, ठीक है, यहाँ की चीज़ों को हटा हटा के सब अपना कैपिटल्स बनाते हैं। तो फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यूरोप के हिस्ट्री में खास तौर से। इसके मतलब फॉल होने की वजह से क्या होता है, एक बहुत बड़ी चीज ये होती है कि सिंस इट वाज अ सेकेंडरी कैपिटल ऑफ द रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर का एक सेकंड कैपिटल हुआ करता था, एक तो कैपिटल आपका रोम हुआ करता था इटसेल्फ, एंड सेकंड जो कैपिटल हुआ करता था वो इस्तांबुल हुआ करता था, जो कि बहुत पास में था आपके इंडिया के और एशिया के। दैट इज वाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल हब भी होता चला जाता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा स्क्रिप्चर्स, यहाँ पे इतने सारे लिटरेचर्स, यहाँ पे इतने सारे ज्ञानी पंडित वगैरह सब भरे पड़े थे कि लगभग मतलब यूरोप का जितना भी लिटरेचर था वो कहाँ था, वो इसी आपके इस्तांबुल में या कॉन्स्टेंटिनोपल में ही था। तो जब ये ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे आता है तो यहाँ से सारी बुक्स वगैरह जितनी भी होती है वो सब ले लेके लोग यहाँ से भागते हैं। यहाँ ये इतना बड़ा एग्रीकल्चर मतलब एजुकेशनल हब था कि यहाँ पे हर एक लैंग्वेज, हर एक चीज़ें जो उस समय मतलब सिखाई पढ़ाई जा सकती थी वो सब यहाँ पे पढ़ाई जाती थी, ठीक है। तो जब ये गिर जा ये मतलब फॉल कर जाता है, इसको मतलब ऑटोमन किंग अपने अधीन ले लेते हैं, तो ये बुक्स वगैरह लेके यहाँ के जो भी स्कॉलर्स वगैरह आते हैं, ग्रीक स्कॉलर, लैटिन स्कॉलर जो रहते हैं, वो ये बुक्स वगैरह लेके मेडिटेरेनियन सी के रास्ते भागते हैं और जाके इटली में जाके शरण लेते हैं कि भाई हम लोग वापस अपने रोम में चले आए, ठीक है। इटली में जाके वापस से अपना शरण लेते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे बुक्स वगैरह ले लेके जितना भी उन लोग से हो सकता है लिटरेचर वगैरह लेके वो यहाँ से भागते हैं। ओके, नेक्स्ट, इसी की वजह से इटली एज ए बर्थ प्लेस ऑफ रेनेसा हो जाता है। इसी की वजह से, क्यों, क्योंकि यहाँ से भाग के कहाँ गए, वो वापस से रोम में गए। रोम कहाँ पे, इटली में, ठीक है। तो रोम में उन लोग वापस से भाग के जो आते हैं, तो दैट इज वाई यहाँ पे बुक्स की अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और साथ ही साथ इसी समय पे एडवेंट हो जाता है आपका प्रिंटिंग प्रेस का, जो कि एक बुक को 1000 बुक में कन्वर्ट करने की मादा रखता है। तो इसी की वजह से धीरे 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 ऐसा हो जाता है कि इस रीजन में जो इटली का रीजन है या रोम का जो आसपास का रीजन है, यहाँ पे एक कल्चरल हब के साथ साथ ये एकेडमिक हब भी बन जाता है, एजुकेशनल हब भी बन जाता है, एंड इट बिकम्स द सेंटर पॉइंट ऑफ रेनेसा, ठीक है। रेनेसा का सारा सेंटर पॉइंट यही बन जाता है और जितने भी इस समय के जितने भी बड़े बड़े थिंकर्स वगैरह आते हैं, जितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स वगैरह आते हैं, साइंटिफिक साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, वो सब यहीं से निकल के आते हैं। ओके, तो क्यों हुआ था, फर्स्ट पास्ट ग्लोरी ऑफ इटली, रोमन सिविलाइजेशन की हेड होने की वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा रेलिक्स एंड इतने सारे स्कल्पचर्स, इतने सारे आर्ट आर्किटेक्चर वगैरह सब भरा पड़ा था कि स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट जो पढ़ते थे और देखते थे कि हाँ एक्चुअली में ये सब इतना ग्लोरियस हमारा पास्ट रहा था, आज हम लोग एकदम डब्बू बन के बैठे हुए हैं कि कुछ भी एक नया हम लोग ईंट भी नहीं बना सकते। इन लोग ने उस समय पे संगमरमर की इतनी सारी चीज़ें बना के रख दी थी, तो उन लोग को एक अच्छा ग्लोरिफिकेशन लगता था कि हम लोग ने कितना, हमारे बाप दादा
वगैरह ने इतना अच्छा अच्छा कर दिया, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाए। ओके, नेक्स्ट अराइवल ऑफ द ग्रीक स्कॉलर, मैंने बताया ना फॉल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल से क्या हुआ, ग्रीक स्कॉलर्स और थिंकर्स जो उस समय के कॉन्स्टेंटिनोपल में या इस्तानबुल में रह रहे थे, वो भाग के कहाँ आते हैं, यहाँ पे इटली में आते हैं, रोम में आते हैं, भाग के यहाँ पे चले आते हैं और यहाँ पे लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लोगों को सिखाना स्टार्ट करते हैं, जो काम वो वहाँ कर रहे थे वो चीज़ यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं, एंड इट बिकम्स द हब ऑफ द रेनेसां। ओके, नेक्स्ट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मैंने इटली के मैपिंग में भी आप लोग को बताया, अगर आप लोग ने मैपिंग वगैरह नहीं देखा हो, ज्योग्राफी के प्लेस को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, उसको देख के आएंगे यहाँ पे तो आप लोग को समझ में आएगा मैप कैसे काम कर रहा है। ओके, तो इटली का मैपिंग आप लोग जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने आप लोग को बताया कि वेनिस और जेनुआ ये सब चीज़ें, ये सब जो पॉइंट्स थे ये कितने बड़े मर्केंटाइल हब्स हुआ करते थे, यहाँ पे इतना ज़्यादा मर्केंटाइलिज्म होता था, इतने बड़े बड़े इन लोग पोर्ट सेंटर्स थे, इतने बड़े मर्केंटाइल सेंटर्स थे कि मतलब उस समय यूरोप का सारा कारोबार होता था तो यहीं से होता था। ठीक है, मेडिटेरियन सी वॉज सो मच इंपॉर्टेंट, एंड ये दो पॉइंट जो होते थे इटली के, दोनों पॉइंट आपके जिनुआ और आपका वेनिस, ये मतलब मेडिटेरियन सी के ऊपर राज करने वाली जगह थी। ठीक है, इन लोग के इन्हीं यहाँ से सारे के सारे मर्चेंट्स आते थे। ओके, नेक्स्ट इटालियन कॉन्टैक्ट विद एशिया, एशिया के साथ कॉन्टैक्ट होने की वजह से इटालियंस का, क्योंकि मेडिटेरियन सी के थ्रू उन लोग आते थे। ठीक है, मेडिटेरियन सी के थ्रू आने की वजह से उन लोग क्या करते थे, सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट के आसपास आते थे, वहां से सेकंड लीप लेते थे, रेड सी से होते हुए वो भारत के अंदर आ जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एशिया के साथ उनका ट्रेड काफी अच्छा चलता था। ठीक है, और दूसरा रूट जो आपका टर्की वाला था वो रूट भी अख्तियार करते थे, तो ये मतलब उन लोग एशिया में आते थे फाइनली, तो इन लोग का पहले से कॉन्टैक्ट यहाँ पे बना हुआ था, एशिया में काफी सारा इन लोग का कॉन्टैक्ट वगैरह बना हुआ था। दैट इज वाई इटली को क्या बोलते हैं, एक फेवरेबल पॉइंट देखा गया ऐसे कि यहाँ पे इसके कॉन्टैक्ट भी है, इसके यहाँ पे पढ़ाई भी है, इसके यहाँ पे हर चीज़ का है, तो दैट इज वाई हम लोग मतलब इटली बिकेम द सेंटर ऑफ द रेनेसां। ओके, नेक्स्ट एज ऑफ एनलाइटनमेंट, अब ये लास्ट सेक्शन कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट क्या है। ठीक है, एज ऑफ एनलाइटनमेंट क्या होता है, एनलाइटनमेंट को हिंदी में कहा जाता है प्रबोधन, मतलब आपका ज्ञान का उदय हो जाए, मतलब आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। ठीक है, तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन एक बीच में एक फेज आता है। ठीक है, 1 साल के लिए चलता है, ये रेवोल्यूशन के बाद कहा जाता है कि एनलाइटनमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, वो सब आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस ये याद रखिएगा कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट आने के साथ ही मतलब एज ऑफ एनलाइटनमेंट इसी समय के बाद से स्टार्ट होता है। इसका मेन काम क्या होता है कि नए तरीके से सोचना, नए साइंटिफिक तरीके से सोचना, नई चीज़ों के ऊपर काम करना, नए फिलोसफीज को जनरेट करना, पुरानी जो हमारे एसेंस थे, हमारे जो पुराने अच्छे अच्छे काम थे, कल्चर था, लिटरेचर था, वो फिलोसफी थी, उसको पढ़ो और कुछ नया निकाल के लाओ, कुछ अच्छा बना के लाओ, कुछ हमारे पास्ट को तो ग्लोरीफाई करोगे करो, लेकिन जो नया चीज़ें हो उसके हिसाब से चलो, साइंस के हिसाब से चलो, रीजन के हिसाब से चलो, इसके हिसाब से मत कहो कि चर्च ने क्या बोल दिया, अब उसके ऊपर हम लोग को देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चर्च की अब पूरी की पूरी सत्ता हो गई है खत्म, अब चर्च का कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नए नए रिवोल्यूशनरीज आइडियाज के ऊपर हम लोग बैंक करने वाले, जो बड़े बड़े रिफॉर्मिस्ट वगैरह हैं, जो अपने बड़े बड़े फिलोसफर्स वगैरह हैं, जो वो बोलने वाले उसके बेसिस पे हम लोग काम करने वाले हैं। नई नई साइंटिफिक ट्रीटीज होंगी, नई नई साइंटिफिक इन्वेंशंस वगैरह होगा, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके ऊपर काम करने वाले हैं। तो दिस वॉज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट से क्या हो रहा है, लोगों का ज्ञान बढ़ रहा है। ठीक है, यही पीरियड होता है कि लोग मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके से कहा जाए कि इन लोग अपने पुराने शैकल्स को तोड़ के नए एज में आ रहा है। ठीक है, दैट दिस इज द फेज जिस फेज में यूरोप एक्चुअली बिकम्स द क्या बोलते हैं, क्या कहा जा सकता है कि पढ़ा लिखा, समझदार, सीखा हुआ। इससे पहले सिर्फ भोंदू बच्चे की तरह बैठा रहता। ओके, इस समय के काफी सारे राइटिंग्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस समय का एक फेमस कोट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। ठीक है, ये एक कोट है आपका डेस्कार्टिस का, इन्होंने अपने एक बुक के अंदर लिखा है। ठीक है, 1637 में, कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ठीक है, इससे पहले चर्च क्या बोलता था कि ये जो भी चीज़ें आप लोग देख रहे हो, ये सब चीज़ें मतलब सिर्फ और सिर्फ भगवान की बनाई हुई है, आपका अपना इंडिविजुअल कोई अस्तित्व नहीं है, आपका नहीं है कुछ भी अस्तित्व है, जो भी है सब भगवान का है, भगवान ही करा रहा है, भगवान ही दे रहा है, भगवान ही ले रहा है, सब कुछ भगवान का किया जा रहा है। तो आप लोग अपने पैसे निकालिए और भगवान के लिए समर्पित कीजिए। ठीक है, तो इन्होंने इस डिस्कोर्स को जो नया स्टार्ट किया, इन्होंने ये बताया कि भाई देर आई थिंक देर फॉर आई एम, मतलब मैं सोच सकता हूँ इसीलिए मैं हूँ। ये एक बहुत बड़ा इवेंट पैदा होता है कि भाई अभी तक जो ये कहा जा रहा है कि भगवान का अस्तित्व है, अब इन्होंने ये नकार दिया कि नहीं, भगवान का अस्तित्व होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे पता है कि मैं सांस ले रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं एक इंसान हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, तो दैट इज वाई
आई एम ए पर्सन बिकॉज आई कैन थिंक। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही था कि भाई जो मैंने आपको अभी बताया कि भाई इससे मतलब पुरानी जो दकियानुसी चीज़ें थी उससे बाहर आना। साथ ही साथ यहाँ पे रीजनल फोकस एक बहुत चीज़ रखा है कि भाई रीजनल फोकस हर एक का, मैंने आपको बताया कि भाई इंग्लैंड ने अपना बना लिया, जर्मनी ने अपना, फ्रांस ने अपना बनाया, सब लोग ने अपना अपना बना लिया, ठीक है। तो हर एक नेशन अपने अपने रीजनल पावर्स का मतलब अपने रीजनल एरिया को केटर करना स्टार्ट करेगा, उसके बेसिस पे आइडियाज वगैरह जनरेट, या ऐसा कह सकते हैं कि अपने अपने अंपायर के रिलेटेड काम करना स्टार्ट कर देगा। ओके, इस दौरान दो मेजर स्कूल्स बन के आते हैं, हालांकि इतना डिटेल में आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता दे रहा हूँ। इस समय दो मेजर स्कूल्स आते हैं, एक तो रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट आता है, एक तो मॉडरेट स्कूल ऑफ थॉट आता है। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एक मतलब जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि भाई ये एक पूरी तरीके से टॉपल कर देना, एक नया चीज लेके आना कि हम लोग चर्च की कोई बात मानने वाले नहीं है, चर्च एकदम बकवास है, चर्च जो बोला है सब झूठ है। हम लोग को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चाहिए, हम लोग को डेमोक्रेसी चाहिए, हम लोग को रिलीजियस पावर्स वगैरह पूरी तरीके से एबॉलिश करके मिलना चाहिए, हम लोग को चर्च का कोई भी बाउंडेशन वगैरह होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मॉडरेट थोड़ा सा इससे समतल वाला था कि भाई हम लोग को रिफॉर्म तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ रिलीजियस और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स में भी थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म करके उसको भी ठीक किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि उन लोगों को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। ओके, नेक्स्ट साइंस ही इसका पूरा डोमिनेट करने का मतलब आपके पूरे के पूरे एनलाइटनमेंट का कोर्स अगर कोई डोमिनेट कर रहा था तो साइंस कर रहा था, साइंस ही सब कुछ का बेस बना था कि भाई अगर आपकी बात साइंटिफिक लग रही है, आपकी बात लॉजिकल लग रही है, देन इट इज एक्सेप्टेबल, अदरवाइज इट इज एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल कि हम लोग उसको माने। आप उसका रीजन दीजिए, आप उसको समझाइए, सिखाइए, पढ़ाइए, दिखाइए, तभी हम लोग उसको मानेंगे। ऐसे हम लोग आपके आपने सिर्फ कह दिया तो हम लोग मान लेंगे? नहीं नहीं, आप कह भी दो कि आपका नाम ये है तो भी हम लोग नहीं मानने वाले जब तक आप उसको प्रूव नहीं कर देते, ठीक है। दिस वॉज अ थिंग। ओके, नेक्स्ट इसी की वजह से क्या होगा कि आपका चर्च जो होगा वो धीरे धीरे, कैथलिक चर्च जो है वो वल्नरेबल होता चला जाएगा, और मोनार्की जो है वो अपना क्या बताए, इनिशियली तो डाउनफॉल की तरफ जाएगा, बाद में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिलना स्टार्ट होगी। तो इनिशियली देखा जाएगा कि मोनार्की भी जो आपका चर्च है उसके साथ डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा। मोनार्की को भी ये सिखाया जाएगा कि भाई आप हमारे ऊपर राज जो कर रहे हो, हम लोग ने आपको काम दिया है, हम लोग ने आपको, जीन जैकिस रूसो अपने बुक में कहता है कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी वो देते हैं कि भाई हम लोग के ऊपर आप राज इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि हम लोग ने आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हम लोग ने आपको बोला है कि आप हमारे ऊपर राज करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे हमेशा हमेशा के राजा हो गए, आपको जब चाहेंगे उतार के किसी और को बना लेंगे, ठीक है। दिस वॉज द थिंग। तो मोनार्की एक तरीके से कमजोर होता चला जाता है इस समय पे, और बाद में लेकिन मजबूत हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे आते हैं, आपके साइंटिफिक जो उस समय के थिंकर्स वगैरह थे उनके थोड़े बहुत ये सब चीज़ें, आइडियाज़ वगैरह याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस उनका नाम याद करके रख लीजिए। ऐसा होता है कि यूपीएससी में आप लोग जब आंसर ये सब लिखना स्टार्ट करोगे, रिफॉर्मेशन पे, रेनेसां पे, एनलाइटनमेंट पे, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स तो लिखना ही पड़ेगा ना कि किसी ने क्या कहा था। मैंने गैलीलियो का एग्जाम्पल दिया, डेस्कार्टिस का एग्जाम्पल दिया, आपका रूसो का एग्जाम्पल दिया, तो आपको भी ऐसे एग्जाम्पल 4-5 लिखने पड़ेंगे, सो दैट उनको पता भी चले कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं आया, इसको अंदर की भी चीज़ें पता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, गैलीलियो गैलीली इसी समय के थे, इन्होंने बताया कि भाई क्या बोलते हैं, धरती के सिवाय और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, धरती जो है वो गोली है, यही सब चीज़ें, खैर उनको बाद में आप जानते हो। ओके, नेक्स्ट डेस्कार्टिस का बात हो गया, जॉन लॉकी, इन्होंने भी आपका अपना एक थियरी दिया था, इम्प्रेसिज्म मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। सर आइजैक न्यूटन, तो आप लोगों को पता है ग्रेविटेशन की खोज वगैरह करेंगे, एंड लाइट वगैरह पे, एंड किस चीज़ में नहीं, कैलकुलस वगैरह हर चीज़ में इनका बहुत सारा क्या बोलते हैं काम करते हैं। ओके, देन जीन जाकिस रिशो का मैंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी का बात कर ही दिया, ठीक है। ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा लगभग इसी टाइम पे, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, चलिए।